देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन देखेंगे। क्या हुक्स लॉ, पहले हुक्स लॉ दे दिया इन्होंने। पास्कल लॉ क्या है, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन। विस्कोसिटी क्या है, बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं पहले इसकी, ठीक है। और उसके बाद ये वाले टॉपिक में जितना भी पोर्शन आता है हम हल्की फुल्की इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। कौन सा कह रहा हूँ मैं, पास्कल लॉ से, हुक्स लॉ से लेके इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये सब कुछ देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इनके एप्लीकेशन क्या है, और उसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले, बाद में आएंगे हम इसके एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस करेंगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मृत्युंजय क्लासेस ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये कोर्स पूरा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। उसको मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे लगा हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो मैंने मिनिमल चार्ज रखा है, आप ले सकते हैं। उसमें पूरा आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन, पहले थ्योरी, फिर क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए सर, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, मैं ज़रा सा आपको बताऊं तो ये सारी चीज़ें, हुक्स लॉ है, ये प्रतिबल क्या है, इस चैप्टर से एक्चुअली डायमेंशन पूछी जाती है अधिकतर। स्ट्रेन क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, स्टोक्स लॉ क्या है, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन, और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, कोहेसिव और एडिसिव फोर्सेस क्या हैं, पास्कल लॉ लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी लिखा है, ये सारी चीज़ें। टॉपिक का नाम क्या है आपका, पदार्थ के सामान्य गुण, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। किसके अंदर आती हैं, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर आती हैं, ठीक है सर। तो हम इसको बेसिक से समझें तो मैटर क्या चीज़ होता है। मैटर मतलब हमारे चारों जो भी हमें दिखता है ना, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी कैसी चीज़ें जो ऐसे, वह मैं इसको लिखूँ एक लाइन में, अगर वह वस्तु वह वस्तु वह वस्तु वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है सर। उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसका अनुभव भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, मतलब हमें दिखती हैं वो, ठीक है। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, एक दो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। लोहा हो गया, ठीक हो गया, दूध, पानी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। बेसिकली जो ये मैटर है, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, होने को तो पांच अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो हम तीन अवस्थाएं बेसिकली देखते हैं, वो पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती है आप जानते हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक है। और दूसरी अवस्था होती है पदार्थ की द्रव अवस्था, दूसरी अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था। और तीसरी जो अवस्था होती है पदार्थ की, वो होती है गैसीय अवस्था। क्या होती है, गैसीय अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था होती है, गैसीय अवस्था होती है, ठीक। पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, इनमें किस किस में कैसा होता है नेचर, वो देखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। उसके बाद डेंसिटी देखते हैं, ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा मैं आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं। घनत्व देखते हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ किस में कौन कौन से, किस में कौन ज़्यादा होता है। उसके बाद अंतर आणविक, जो इंटरेक्शन होता है ना, अंतर आणविक, अंतर आणविक, अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। अंतर आणविक आकर्षण बल की मैं बात करता हूँ, ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है। और पोजीशन भी हम देख सकते हैं इंटर। उसके बाद इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता, 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 प्रत्यास्थता किसकी, प्रत्यास्थता क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ
अगला आता है ससंजक बल। ससंजक बल, ये ससंजक बल क्या होता है सर? अगर एक ही परमाणुओं के एक ही उसमें लगेंगे तो ससंजक बल होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें होती हैं, बहरहाल मैं इतनी चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं किस में आकर्षण है, आणविक आकर्षण है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस सबसे ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है ना, गैस की होगी सबसे ज़्यादा, फिर गैस के बाद द्रव की होगी, ये पूछ लेता है क्वेश्चन, द्रव के बाद ठोस की होगी, द्रव के बाद ठोस की होगी, ठीक है। घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व सबसे ज़्यादा आप खुद ही सोचो ठोस का होगा, फिर उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन बना रहा हूँ मैं, उसके बाद द्रव का होगा और द्रव के बाद गैस का होगा, और घनत्व क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद अंतर आणविक आकर्षण बल की अगर हम बात करें, अंतर आणविक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है ना, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा ना, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा अंतर आणविक बल की बात करें, ठोस में सबसे ज़्यादा होगा अंतर आणविक बल, ठीक है। उसके बाद द्रव में होगा और उसके बाद किस में होगा, गैस में होगा। मैं ये बढ़ते हुए उसमें बता रहा हूँ। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की अगर बात की जाए, प्रत्यास्थता जो होगी सर ठोस, इसमें भी यही वो रहेगा, ठोस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद प्रत्यास्थता क्या होती है अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, द्रव और उसके बाद गैस, ठीक है, उसके बाद गैस, ठीक। अब और बचा क्या, ससंजक बल लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ससंजक बल जो होगा ये सेम कंडीशन होगी यहाँ पे, ठोस द्रव गैस, जो ऊपर वाला लिखा है ना, ठोस का सबसे ज़्यादा, फिर द्रव के मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद गैस के मॉलिक्यूल्स में ये ससंजक बल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ठोस द्रव गैस की मैंने बात बताई। उसके अलावा भी सर हमने कहा कि 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, इन 3 अवस्थाओं के अलावा भी एक और अवस्था होती है, होने को तो 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक तो कंडेंस्ड मैटर कहते हैं ना, बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड मैटर, लेकिन हमें उस पर जाना नहीं है, मैं अगली अवस्था बताता हूँ, प्लाज्मा, ये नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मा अवस्था, ये चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था जो होती है ये चौथी अवस्था होती है, किसकी, मैटर की चौथी अवस्था होती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर जो होता है ना, बहुत हाई टेम्परेचर होता है प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है ना, पदार्थ की चौथी अवस्था है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, ये आयनाइजेशन अवस्था होती है, आयनिक अवस्था होती है। आयनिक अवस्था अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा अवस्था की, अगर बात की जाए, आयनिक अवस्था होती है, आयनिक कंडीशन होती है या आयनिक अवस्था होती है, ठीक है, ये आयनिक अवस्था होती है, ठीक है। जैसे वो सूर्य है ना, और तारों की ऊष्मा, ये सब प्लाज्मा अवस्था के ही अंदर आती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी एक और होती है बोस आइंस्टीन एनर्जी, तो उस पर हम जा नहीं रहे हैं, उसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। अब उसके बाद आता है सर अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसी चैप्टर के अंदर एक वर्ड आता है दाब, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपसे कहूँ दाब क्या चीज़ है, दाब, प्रेशर कहते हैं आप उसको, पी से डिनोट करते हैं। किसी भी सतह पर अगर आप दाब की बात करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है, लंबवत दिशा में जो बल लगेगा, वही आपका क्या कहलाता है, आरोपित बल जो होगा वही प्रेशर कहलाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही आप क्या कह देंगे, प्रेशर कह देंगे, ठीक है। या आप इस दाब को दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो क्या कहेंगे, पृष्ठ के लंबवत जो बल है, थ्रस्ट भी कहते हैं ना, पृष्ठ के लंबवत बल, पृष्ठ के लंबवत बल, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत बल जो लग रहा है किसी पृष्ठ में, लंबवत बल जो लग रहा है, अपॉन क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया। हमें नोट्स बनाने हैं तो हल्के फुल्के ही लिखा करो आप, ये पूरा हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए तो बस, ठीक है। अब आप अगली चीज़, अब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, ये खुद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर हम एरिया बढ़ा दें, एरिया को बढ़ा दो आप, तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना, क्योंकि अपॉन में है, ये नीचे वाली क्वांटिटी जैसे ही बढ़ेगी तो ये पूरा ये जो फैक्टर है, वो फ्रैक्शन है,
वो छोटा हो जाएगा, इसलिए प्रेशर अपने आप घट जाएगा। ठीक है, और यदि फोर्स बढ़ा दो, फोर्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप बताओ, फोर्स को बढ़ा दो, फोर्स के साथ कैसा रिलेशन है इसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। फोर्स को बढ़ा दो तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है ना, फोर्स को बढ़ा दोगे तो प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना इसका, एरिया को फिक्स रखो, फोर्स बढ़ा दो आप, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट में जैसा एक के साथ होगा वैसे दूसरा भी होगा। ठीक है, तो फोर्स बढ़ाने पे वो आपका जो प्रेशर है मतलब दाब जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ाने पे घट जाएगा वो। ठीक है, इसके एसआई मात्रक की सर मैं बात करूँ तो एसआई मात्रक क्या होगा दाब का, आप मेरे से कहें एसआई मात्रक, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा सर वो होगा न्यूटन, आप खुद लगाओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया को मीटर स्क्वायर में लिखते हो ना। अब दाब की वीमा लिखो, वीमा जब आप लिखोगे तो वीमा इसकी क्या होती है, ml t-2, ml t-2 किसकी होती है सर, फोर्स की, अपॉन नीचे कितना होगा एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ml-1 और ये क्या आ जाएगा t-2, ml-1 t-2 एसआई मात्रक हो जाएगा इसका। ठीक है, ml-1 t-2 एसआई मात्रक हो जाएगा। किसकी मैं बात कर रहा हूँ सर, प्रेशर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको जो डिनोट करते थे आपको याद आ रहा होगा, बार में डिनोट करते हैं, है ना। एक बार की जो वैल्यू होती है प्रेशर ना, बार इसका मात्रक बार भी कहते हैं। ठीक है, एक बार की जो वैल्यू होती है सर, एक बार की अगर, ठीक है, बार की अगर हम बात करें, अच्छा उससे पहले एक चीज़ और छूट जाती, तीसरी चीज़ क्या पढ़ते थे हम, राशि कैसी है ना, तो ये अदिश राशि है सर। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, हम यही तो पढ़ते थे, पहले एसआई मात्रक पढ़ा, फिर डायमेंशन, फिर कैसी राशि है वो। अब अच्छा मैं एक बार की बात बता रहा हूँ, एक बार जो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सर 10⁵ पास्कल, PA से नोट करते थे, 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दाब की कहानी होगी। ठीक, उसके बाद द्रव में दाब की अगर मैं बात करूं, लिक्विड में प्रेशर की बात करता हूं, लिक्विड में प्रेशर, उसके बाद हम इस पे आएंगे, रिलेटिव डेंसिटी और पास्कल लॉ पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं द्रवों के दाब की। ठीक है, हमने कहा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसे कहते हैं, दाब। तो ये लिखा था ना अभी, डेफिनेशन वही तो लिखी थी, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यही पढ़ा था ना, लगने वाला जो बल है उसी को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, द्रव अगर है किसी भी, कहीं पे भी है, लिक्विड अगर भरा हुआ है, तो इसके चारों दिशाओं में जो प्रेशर होगा वो समान ही लगेगा। ठीक है ना, इसके चारों दिशाओं में जो बल लगेगा ना, जो किसी भी बिंदु पर अगर द्रव के दाब की बात करते हैं तो सभी दिशाओं में समान होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, सभी दिशाओं में समान रूप से होगा ना। ठीक है, द्रव के अणु क्योंकि सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते रहते हैं ना, द्रव में क्या होता है कि यहाँ भरा हुआ है, नहीं भी भरा हुआ, तो समान दिशाओं में मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब सभी दिशाओं में समान रूप से, मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते रहते हैं द्रव के अणु जो होते हैं। तो इसके अंदर अगर हम दाब की गणना करें, द्रव के अंदर दाब की गणना करें, तो दाब अगर मुझे निकालना है द्रव के अंदर, दाब की मैं बात करता हूँ सर, तो द्रव के अंदर जो दाब होता है ना, डेंसिटी गुणा गुरुत्वीकरण जो होगा इंटू H के बराबर, ये फॉर्मूला बनता है द्रव के अंदर दाब निकालने का। ठीक है, ये द्रव के अंदर दाब हो जाएगा आपके पास। ये जो रो लिखा है ना मैंने, कहीं पे इसको D भी लिख दिया गया होगा, डेंसिटी होता है, और G क्या है, गुरुत्वीकरण है। ठीक है, अब देखिए द्रव का दाब किस पे डिपेंड कर रहा है, द्रव में दाब जो है डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डेंसिटी पर निर्भर कर रहा है और गहराई पर भी निर्भर कर रहा है। जो प्रेशर है द्रव के अंदर प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो ग्रेविटेशन और H पे भी डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, गुरुत्वीकरण पर भी निर्भर कर रहा है।
ठीक है, लेकिन द्रव का दाब जो है जिस बर्तन में रखा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा सर। क्वेश्चन बन जाता है कि द्रव का दाब इस बर्तन में इतना ही द्रव रखा है, दूसरे बर्तन में इतना ही द्रव रखा है, तो दाब अलग अलग होगा। नहीं, वो जिस बर्तन पे रखा है उस बर्तन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जिस भी आपका जिसमें भी आप रख रहे हो उसके शेप साइज मतलब वो बर्तन पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब मैं बात करूँ जिसमें रखा हुआ है, बर्तन बोले जो जिस पे रखा हुआ उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं सर द्रव का कुल दाब, ये वर्ड समझिएगा, द्रव का कुल दाब की अगर मैं बात करूं, कुल दाब, द्रव में जो कुल दाब होगा उसकी मैं आपसे बात करूं तो वो जो होता है, जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है ना, वायुमंडल का, वायुमंडलीय जो वायुमंडलीय दाब होगा और प्लस कुल दाब लिख रहा हूँ, हाँ, प्लस रो एच जी, ये कुल दाब हो जाएगा। द्रव के अंदर कुल दाब जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अगली चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो दाब के नियम होते हैं वो दाब के नियम क्या होते हैं उसको भी इसी में समझाता हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। जो दाब के नियम होंगे उनको समझते हैं सर। अगर ये कोई एपरेटस है, इस पर आपका ये लिक्विड भरा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद ज़रा ऊपर गए यहाँ पे, फिर ज़रा सा और ऊपर गए यहाँ पे। ये प्रेशर की 3 पोजीशन की मैं अगर बात करूँ, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी है। अगर दाब की बात की जाए, दाब, ठीक है, दाब किस, अभी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दाब की बात की जाए तो ए लेस देन बी लेस देन सी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, इसके ये वाले लोवेस्ट पोजीशन पे इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर ना द्रव का दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है, क्योंकि गहराई लिखी है ना इसमें, ये एच पे निर्भर करता है। वो क्या है, एच पे निर्भर करता है। जितना गहरा होगा, जितनी गहराई कह रहा हूँ, जितना गहरा होगा वहाँ पे दाब सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। लेकिन एक ही गहराई पे अगर बात की जाए, यही चीज़ अगर आपसे मैं बात करूँ, यही ये है, यहाँ पे द्रव है, एक ही गहराई की 2 पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेम गहराई है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 पोजीशन लिख दी मैंने। अब ए कॉमा बी, यहाँ पे जो होगा प्रेशर जो होगा ना सर, ए और बी पे बराबर होगा, समान गहराई है ना, हाइट जो है, ये गहराई जो है ऊपर से नीचे गहराई जो है समान है। समान गहराई पे 2 बिंदुओं की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो प्रेशर आप मेरे से पूछेंगे तो वो क्या होगा, समान ही होगा, ठीक है सर। वो प्रेशर जो होगा क्या होगा, समान होगा। उसके बाद में ज़रा सा और आगे बढ़ता हूँ तो मैं बात करता हूँ सर, इसी में 1 मिनट हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड यूज़ हो रहा है, डेंसिटी यूज़ हो रहा है ना, घनत्व यूज़ हो रहा है। तो ज़रा सा हम घनत्व पे बात कर लें, तो घनत्व क्या चीज़ है, फिर आगे चीज़ों पे आएंगे, इन्हीं सब सारी चीज़ों पे आऊँगा मैं। हम बात कर लेते हैं किस पे, घनत्व पे पहले बात कर लेते हैं। तो घनत्व क्या चीज़ होती है, मतलब डेंसिटी क्या होती है, घनत्व, ठीक है। आप अगर घनत्व की बात करेंगे, डेंसिटी क्या चीज़ होती है, तो डेंसिटी जो होगी उसको आप रो से डिनोट कर लो। रो यूज हुआ है, m अपॉन जो द्रव्यमान है अपॉन जो आयतन है, उन दोनों का रेशियो है। मतलब द्रव्यमान और आयतन का जो रेशियो है वही आपकी डेंसिटी। इसको d से भी डिनोट कर सकते हैं आप, रो से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर घनत्व आपने समझा तो इसका सबसे पहले हमें SI मात्रक समझना होगा। तो सर इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है, घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम, ऊपर आपको साफ लिखा हुआ दिख रहा है, पर इसको कैसे लिखते थे, मीटर क्यूब को, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर -3, ये भी लिख सकते हैं। अब आप इसकी बीमा की बात करेंगे तो मात्रक हो गया। वीमा की अगर बात करेंगे तो वीमा कितनी हो जाएगी सर, इसकी वीमा की आप मेरे से बात करेंगे तो ml-3 हो जाएगी। इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, ml-3 हो जाएगी। घनत्व की बीमा ml-3 हो जाएगी सर। ज़रा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, इसके बाद कुछ चीज़ें और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ उसके बाद आपेक्षिक घनत्व की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ध्यान दीजिएगा। आपेक्षिक घनत्व भी एक वर्ड पूछा जाता है, आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व,
घनत्व या सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको हम केवल डेफिनेशन से लिखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का जो घनत्व होगा, पदार्थ या नीचे लिखता हूँ, पदार्थ का घनत्व अपॉन जो पानी का घनत्व होगा, पानी का घनत्व होगा, मतलब रिलेटिव दिखा रहा ना, इसकी रिलेटिव टू ये, पानी के रिलेटिव में पदार्थ का घनत्व, वो आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्वेश्चन पूछता है इसकी बीमा क्या होती है। ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व, जो बीमा ऊपर होगी जो नीचे होगी, तो ये बीमाहीन राशि हो जाएगी सर। कैसी राशि है, बीमाहीन राशि हो जाएगी। आपेक्षिक घनत्व की आप जब बात करेंगे तो कैसी राशि हो जाएगी, वो बीमाहीन राशि हो जाएगी, कोई बीमा नहीं होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड और आता है, हम पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो वर्ड होता है सर, अगला जो वर्ड आता है उसके बाद हम उसकी बात करते हैं। तो जो अगला वर्ड है आपका कैपिलरी नहीं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगली चीज़। एक वर्ड आता है श्यानता, पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये दो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम। ये अगला हमारे पास आता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं किसकी, शांता की। शांता लिखा हुआ है ना, शांता क्या चीज़ है। ठीक है, इस शांता को मैं बताता हूँ, इसको लिख के समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तरल है कोई, फ्लूइड, फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड मैंने आपको बताया नहीं, फ्लूइड की अगर बात करें, फ्लूइड में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, लिक्विड भी आती है, गैस भी आती है। अगर आप फ्लूइड की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर। ठीक, अगर आप मेरे से कहें कि फ्लूइड क्या चीज़ है, तो फ्लूइड में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी सर। एक मिनट, हाँ, जी, मैं ज़रा सा आपको एक बात बताना चाह रहा था। क्या बोल रहा था मैं, फ्लूइड ना, फ्लूइड की अगर बात करें, तरल, यहाँ तरल लिख रहा हूँ ना, फ्लूइड, अगर फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड क्या है, वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ हैं, फ्लूइड जो हैं वे पदार्थ हैं, फ्लूइड जो हैं वे पदार्थ हैं जिसमें, जिनमें क्या होती है, फ्लो, जिनमें फ्लो होता है, फ्लो, वहन, उसको क्या कहेंगे, वहनीयता, बह सकते हैं वो, फ्लो, जिनमें फ्लो होता है। ठीक है, जो फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, फ्लो का गुण होता है, फ्लो का गुण होता है। ये फ्लो मतलब वहनीयता, मैं लिख देता हूँ इसको, कैसे लिखेंगे इसको, वहनीयता ना, वहनीयता, फ्लो, तो वो ये गुण जिसमें होता है वो आपके फ्लूइड कहलाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, लिक्विड है फ्लूइड, वह सकता है ना, लिक्विड है और गैस है, ये दोनों तरल हैं, लिक्विड और गैस, ये दोनों के दोनों क्या हैं, तरल पदार्थ हैं। ठीक है, तरल का मतलब ये हुआ। तो मैं आपसे बात कर रहा था किसकी, शांता की बात कर रहा था, शांता समझाना चाह रहा था। इससे क्वेश्चन पूछता है सर, ये शांता गुणांक के बारे में पूछता है। ठीक है, तरल, कोई भी फ्लूइड है, तरल के सतहों, सतह समझते हैं आप, तरल के सतहों के बीच, सतहों के बीच, तरल के सतहों के बीच लगने वाले सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं सर, श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। और ये जो गुण होगा ना, तरल का ये गुण होता है, वो शांता कहलाता है। ठीक है, जो ये गुण दिखाते हैं, जैसे गाढ़ा, वो जो जैसे आपका शांता कौन दिखाएगा, आप खुद ही समझो, शहद है ना, इनके दो लेयर हैं, दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वही श्यान है। श्यान का मतलब इतना ही, आप इतना समझिए, तरल जैसे ये तो कौन ज़्यादा श्यान होगा, आप ये पानी होगा या आप कहें वो शहद होगा, शहद या चीनी का घोल होगा। शहद के जो दो लेयर बनाओगे, शहद ये है एक लेयर, ये है एक लेयर है, इनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा ना,
तो जो गाढ़ापन दर्शाती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं, वो श्यानता कहलाती है। ये बल को तो श्यान बल कहते हैं आप, और ये जो गुण दिखाएंगे वो आपके क्या होंगे, श्यान कहलाएंगे, ठीक है ना। वो ये जो गुण है वही क्या है, श्यानता है, विस्कोसिटी कहते हैं सर उसको, ठीक है। तरल जितना अधिक श्यान का गुण रखता है ना, वो हिलाने पर उस पर उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप हिलाओगे जो जितना, तो फ्रिक्शन होगा ना उसके बीच में, फ्रिक्शन की तो बात कर रहा है, घर्षण बल की बात कर रहा है ना, उनके बीच में घर्षण बल कह रहा है। जो जितना ज़्यादा श्यान होगा उसको हिलाओगे तो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। आप बताओ, पानी को हिलाओगे और शहद को हिलाओगे, ज़्यादा फोर्स शहद में लगाना पड़ेगा ना। तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ, श्यानता का जो क्रम है शहद का ही सबसे ज़्यादा होगा, शहद का ही सबसे ज़्यादा होगा। किससे, पानी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और पानी का जो होगा आपका केरोसिन से ज़्यादा होगा, केरोसिन, केरोसिन मिट्टी का तेल होता है ना, केरोसिन, केरोसिन, केरोसिन से ज़्यादा होगा। और ये केरोसिन का ज़्यादा होगा पेट्रोल से, ठीक है। केरोसिन का ज़्यादा किससे होगा, पेट्रोल से होगा, ठीक है। और अब अगली चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा तरल, ये फ्लूइड कौन कौन से हैं, लिक्विड और गैसेज हैं फ्लूइड, लिक्विड और गैसेज है ना फ्लूइड। और द्रव से ज़्यादा, द्रव में ज़्यादा श्यानता होती है गैस की अपेक्षा, ठीक है। दो ही तरल बोले मैंने आपसे, द्रव में ज़्यादा श्यानता होगी, गैस की अपेक्षा अधिक श्यान होगा कौन, द्रव, ठीक है। अब एक वर्ड और लिख दिया सर मैंने, श्यानता गुणांक, इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, श्यानता गुणांक क्या है, और फिर आगे करेंगे इसको और डिस्कस। श्यानता गुणांक की अगर आप बात करें तो श्यानता गुणांक क्या चीज़ होगी सर, तो किसी भी तरल के लिए ना श्यानता गुणांक मतलब क्या है, श्यानता गुणांक कैसे मापा जाता है। अगर आप फोर्स की बात करें, ये बल F, हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ईटा ए dB अपॉन dx से। यहाँ पे जो ये ईटा है ना, इसी को श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ईटा का मान कितना हो जाएगा, dx अपॉन dV, यहाँ चला जाएगा, गुणा dx अपॉन dV गुणा कितना होगा श्यानता गुणांक, F, dx अपॉन dt गुणा F अपॉन ए। या आप इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो F dx अपॉन ए डी वी, ए डी एफ नहीं, ए डी वी, ये क्या दे देगा आपको, श्यानता गुणांक मिल जाएगा यहाँ से। अब एग्ज़ाम में क्या पूछता है, इसी से क्वेश्चन आता है, श्यानता गुणांक की डायमेंशन क्या है। जैसे अभी मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी की डायमेंशन कुछ नहीं होती बताया था ना, इसी प्रकार श्यानता गुणांक की डायमेंशन निकालते कैसे हैं, देखिए। इसका हम सबसे पहले एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। अगर आप मुझे इसके एसआई मात्रक की बात करने के लिए कहेंगे तो एसआई मात्रक कितना होगा इसका, किलोग्राम, यहाँ पे एफ है, किलोग्राम मीटर, क्या आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, डी एक्स, क्या लिखा है मैंने, एफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और डी एक्स मतलब डिस्टेंस फिर होगा ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। फोर्स के लिए कितना होता है, अभी हमने पढ़ रखा है, फोर्स के लिए कितना होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, यही होगा शायद, इनटू यहाँ पे क्या है आपका मीटर, अपॉन एरिया को मीटर स्क्वायर लिखोगे, गुणा डीबी की बात करें तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो जब इसको सब पूरा का पूरा सॉल्व करोगे आप क्या पाओगे, देखो किलोग्राम मीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा, 3 है ना, मीटर -1, और आपके पास मीटर -1 आएगा, सेकंड ऊपर आके सेकंड भी -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी इसकी मात्रक हो जाएगा। अगर बीमा निकालें, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपकी, इसकी आप बीमा निकालोगे तो बीमा जो निकल के आएगी सर, इसकी कितनी आएगी, अब यहाँ पे रख दो ना आप, ml-1 आपने निकाल दिया, t-1, ml-1 t-1 क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं आप, श्यानता की बात कर रहे हैं, श्यानता गुणांक की बात कर रहे हैं। श्यानता गुणांक में जब आप लिख रहे हैं तो श्यानता गुणांक की आपने निकाली, श्यानता गुणांक की क्या निकाली, बीमा निकाली, तो कितनी आ गई, इस तरीके से श्यानता गुणांक की हम बीमा निकाल लेंगे, ठीक है सर। तो ऐसे करेंगे इसको, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। फिर बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, उसके बाद अगले लेक्चर में मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, ये सारी चीज़ें जो छूटी हुई हैं उसके बाद आगे देखेंगे हम।